ओके, अब हम देखेंगे हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में। अब हाइड्रोनेफ्रोसिस की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ एन एसेप्टिक डायलेटेशन ऑफ पेल्विक कैलिशियल सिस्टम। ओके, एसेप्टिक, इट इज़ एसेप्टिक कंडीशन, इट इज़ एसेप्टिक डायलेटेशन ऑफ पेल्विक कैलिशियल सिस्टम। मतलब जो पेल्विस होती है और जो कैलिक्स होता है उसका डायलेटेशन होता है एसेप्टिक डायलेटेशन ड्यू टू पार्शियल और इंटरमिटेंट ऑब्स्ट्रक्शन इन आउटफ्लो ऑफ द यूरिन। ये हमारा किडनी है, ये पेल्विक कैलिशियल सिस्टम है, ये यूरेटर है। यहाँ पे सपोज अगर ऑब्स्ट्रक्शन हुई तो यूरिन यहाँ से फ्लो नहीं, आउटफ्लो यूरिन का स्टॉप हो जाएगा, तो इसकी वजह से यूरिन सारा एक्यूमुलेट होगा इन द पेल्विस। पेल्विस में भी होगा और इनिशियली पेल्विस में होगा और आगे जाके कैलिस में भी एक्यूमुलेट होगा और उसका डायलेटेशन हो जाएगा। यह हाइड्रोनेफ्रोसिस। अब ये यूनिलेटरल भी हो सकता है या तो बाईलेटरल भी हो सकता है। अब यूनिलेटरल के कॉजेज कौन से कॉजेज यूनिलेटरल में हमने 3 में डिवाइड किया है। म्यूरल मतलब वॉल, ठीक है। एक्स्ट्रा म्यूरल मतलब आउटसाइड द वॉल, बाहर से अगर कोई कंप्रेशन आ रहा है उसकी वजह से यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। फिर है इंट्रा म्यूरल, मतलब ये जो पेल्विस की वॉल होती है उसमें ही कुछ डिफेक्ट है और वो कंस्ट्रिक्टेड है। ओके, इंट्रा म्यूरल मतलब वॉल में ही कुछ डिफेक्ट है। फिर है इंट्रा ल्यूमिनल, इसमें पेल्विस का जो ल्यूमन होता है उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है, लाइक स्टोन या दूसरा कुछ भी वहाँ पे ब्लॉक हो गया, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये 3 में हमने डिवाइड किया। तो एक्स्ट्रा म्यूरल का कॉज बाहर से अगर क्या कंप्रेस कर सकता है, तो एक है एबेरेंट रीनल वेसल्स। ओके, एबेरेंट रीनल वेसल्स, एबेरेंट मतलब डिविएटेड, एबनॉर्मल, इरेगुलर। ओके, एबेरेंट रीनल वेसल्स। फिर कंप्रेशन बाय ग्रोथ, बाहर से अगर कोई मास ग्रो हो रहा है लाइक ट्यूमर, वो कंप्रेस कर सकता है, लाइक कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स एंड कार्सिनोमा ऑफ रेक्टम। फिर है रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस। लास्ट है रेट्रोकेवल यूरेटर, ये हमने पढ़ा हुआ है, रिवर्स जे साइन थी। ओके, रेट्रोकेवल यूरेटर, जो यूरेटर है वो इन्फीरियर वीना कावा के पीछे होता है, इसकी वजह से इन्फीरियर वीना कावा यूरेटर को कंप्रेस करता है। ये हो गया एक्स्ट्रा म्यूरल कॉज। अब इंट्रा म्यूरल कॉज, उसमें वॉल में ही कुछ डिफेक्ट है। तो कंजेनिटल हो सकता है, कंजेनिटल पीओजी ऑब्स्ट्रक्शन। पीओजी मतलब पेल्विक यूरेटर जंक्शन, कंजेनिटल पेल्विक यूरेटर जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन। फिर यूरेट्रोसील, नियोप्लाज्म ऑफ यूरेटर, जो ओपनिंग होती है यूरेटर की वही नैरो होगी, तो नैरो यूरेट्रिक ओरिफिस और एनी स्ट्रिक्चर। ओके, फिर से एक्स्ट्रा म्यूरल में एबेरेंट रीनल वेसल्स, बाहर से कोई ट्यूमर या ग्रोथ या मास विच कंप्रेस द पीयूजे। फिर उसके बाद रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस और है रेट्रोकेवल यूरेटर। इंट्राम्यूरल में कंजेनिटल पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज। ओके, मोस्ट कॉमन कंजेनिटल कॉज इट इज़ कंजेनिटल पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस इट इज़ कंजेनिटल पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन। फिर मोस्ट कॉमन अक्वायर्ड कॉज इट इज़ स्टोन, ओके, रीनल या पेल्विस या फिर यूरेट्रिक स्टोन्स, इन शॉर्ट स्टोन्स, दे आर मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड कॉज। ये बाद में देखेंगे। एक ये हो गया। फिर दूसरा यूरेट्रोसिल, फिर स्ट्रिक्चर कोई भी या फिर नैरो यूरेट्रिक ओरिफिस, ये इंट्राम्यूरल। मतलब इंट्राल्यूमिनल, इसमें स्टोन्स मैंने बोला, रीनल स्टोन, पेल्विक स्टोन या फिर यूरेट्रिक स्टोन। स्लफ्ड पेपिला, सपोज अगर ट्यूबुलर किडनी में नेक्रोसिस हुई है तो उसका जो पेपिला है वो स्लफ होकर बाहर निकलता है, वो एक्यूमुलेट हो जाएगा इन द यूरेटर, उसकी वजह से हो सकता है। तो ये हो गए कॉजेज ऑफ यूनिलेटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस। अब बाईलेटरल के कॉज, इसमें डिवाइड किया इंटू कंजेनिटल एंड एक्वायर्ड। कंजेनिटल सिमिलर ही है, कंजेनिटल यूरेथ्रल मिएटस, कंजेनिटल स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल यूरेथ्रल मिएटस, पिन होल मिएटस, इन शॉर्ट नैरो यूरेथ्रल मिएटस। फिर कंजेनिटल पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व, ये कंजेनिटल। अब एक्वायर्ड कॉज में तो ऐसी कोई भी कंडीशन जो एक साथ ही यूरेटर को ऑब्स्ट्रक्ट कंप्रेस करेंगी वो होगी। तो एक है BPH, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी। ओके, प्रोस्टेट अगर साइज बड़ी होगी तो दोनों साइड यूरेटर को कंप्रेस करेगी। फिर कार्सिनोमा ऑफ प्रोस्टेट, पोस्ट ऑपरेटिव ब्लैडर नेक स्कारिंग, ट्रॉमेटिक यूरेथ्रल स्ट्रक्चर, फाइमोसिस, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, ब्लैडर कार्सिनोमा। इन शॉर्ट प्रोस्टेट कोई भी डिसीज लाइक कार्सिनोमा, हाइपरट्रोफी, फिर ब्लैडर की, फिर सर्विक्स की, इनमें कोई भी पैथोलॉजी होगी तो वो बायलैटरली ऑब्स्ट्रक्ट करेगी यूरेटर को। बस मैंने बता दिया कंजेनिटल पीयूजे मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस। अब अबेरेंट रीनल वेसल्स ये दी हुई है, रीनल वेसल्स ऐसे आती है लेकिन यहाँ पे एक टर्न लेके आएगी, तो उसकी वजह से जो पेल्विस होता है वो कंप्रेस होगा। अब अगर एबेरेंट रीनल वेसल्स है तो हमें वेन को हम इजीली लाइगेट कर सकते हैं, लेकिन आर्टरी को हम लाइगेट नहीं कर सकते क्योंकि उसकी वजह से किडनी का ब्लड सप्लाई भी कम हो जाएगा। इसको लाइगेट करके हम बाईपास कर सकते हैं वेन को, लेकिन आर्टरी का बहुत डिफिकल्ट है। तो आर्टरी को यहाँ से कैसे हटाएंगे हम? सिर्फ सिंपली ये जो पेल्विस वाला पार्ट होता है उसको हम स्लिप करेंगे फ्रॉम द आर्टरी, मतलब
आर्टरी को ऐसे धीरे धीरे मोबिलाइज करेंगे और पेल्विस के ऊपर लेके आएंगे ताकि आर्टरी को कट ना करना पड़े। वेन को भी ऐसे मिला सकता है, लेकिन वेन को मोस्टली लाइगेट ही कर देते हैं। यहाँ पे लिखा इट इज इफ इट इज़ अ वेन इट कैन बी लाइगेटेड ईजिली, लेकिन इफ इट इज़ एन आर्टरी विच सप्लाइज लोअर पोल ऑफ किडनी सो कैनॉट बी लाइगेटेड। तो इसमें क्या करते हैं, हम मोबिलाइज करते हैं किडनी को, अपर एंड लोअर पोल्स आर अप्रोक्सीमेटेड टुगेदर, और उसके बाद आर्टरी इज मेड टू स्लिप अवे फ्रॉम द साइट ऑफ कंप्रेशन। आर्टरी को ऐसे स्लिप करा के हम पेल्विस के उस तरफ लेके जाएंगे ताकि ब्लड सप्लाई मेंटेन रहे। अब पैथोलॉजी ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस। अब कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर होगा, जो अभी हमने कॉजेज देखे, एक्स्ट्रा म्यूरल, इंट्राम्यूरल, इंट्राल्यूमिनल, कंजेनिटल, एक्वायर्ड, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर, उसकी वजह से क्या होगा, यूरिन का फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, यूरिन आर फ्लो ऑब्स्ट्रक्टेड, फिर फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा प्रॉक्सिमल टू द साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, फ्लूइड बैक्स इनटू द किडनी, फिर धीरे धीरे ऑब्स्ट्रक्ट होकर किडनी में वापस आएगा। देयर विल बी डायलेटेशन ऑफ इनिशियली पेल्विस, फिर कैलिक्स का भी, और लास्ट में किडनी में भी यूरिन प्रेजेंट होगा। तो डायलेटेशन ऑफ पेल्विक कैलेशियल सिस्टम, फिर धीरे धीरे यहाँ पे यूरिन एक्यूमुलेट होगा, तो इसकी वजह से प्रेशर जनरेट होगा यूरिन की वजह से बाहर की तरफ। देयर विल बी प्रेशर ट्रॉमा, ओके, प्रेशर ट्रॉमा विच विल कॉज इरिवर्सिबल डैमेज टू द नेफ्रॉन्स, इसकी वजह से एंड अल्टीमेटली नेफ्रॉन्स भी डैमेज होंगे। इट विल देन लीड टू हाइड्रोनेफ्रोसिस। हाइड्रोनेफ्रोसिस फिर अगर इसमें भी हमने ट्रीट नहीं किया, इट विल लीड टू रीनल फेलियर अल्टीमेटली। तो ये थी पैथोलॉजी। फिर से एक बार, इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑब्स्ट्रक्ट हुआ, यूरिन आउटफ्लो इज ऑब्स्ट्रक्टेड, accumulation of urine initially in the renal pelvis causes dilatation of the pelvis, फिर उसके बाद यूरिन accumulates in the calyx, renal calyx, which cause dilatation of pelvic calyceal system, फिर यूरिन enters the kidney, applies pressure, leads to pressure trauma which cause irreversible damage of the nephrons, और इसकी वजह से कंडीशन होगी which is hydronephrosis which will lead to ultimately renal failure if not treated। अब हमने नॉर्मल एनाटॉमी में देखा होगा कि जो कैलिक्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो नॉर्मली ऐसा होता है कि ये सपोज किडनी है तो कैलिक्स ऐसे अरेंज्ड होता है, लेकिन अब यूरिन एक्यूमुलेट हो रहा है और प्रेशर डाल रहा है यहाँ पे कैलिक्स पे, तो उसकी वजह से कैलिक्स का जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है वो चेंज होने लगा। सबसे पहले कप शेप होता है इनिशियली, फिर प्रेशर आया तो फ्लैट हो जाएगा, फिर ऐसे क्लब शेप हो जाएगा, और लास्ट में फिर ब्रॉड हो जाएगा बहुत। तो इनिशियली ऐसा होगा, फिर एंड में ये सपोज हमारी किडनी है तो ऐसा हो जाएगा, जैसा इसमें देख सकते हो, ब्रॉडनिंग हो जाएगी। तो इनिशियली कप शेप, फिर फ्लैट हो जाएगा, फिर क्लब शेप होगा, और लास्ट में ब्रॉडनिंग होगी। तो ये पैथोजेनेसिस थी, इफेक्ट ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस ऑन रीनल कैलिक्सिस, कि यहाँ पे भी दिए हुए स्टेजेस ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस में, पहले कप शेप, फिर फ्लैट, फिर क्लब, और फिर ब्रॉडेंड। अब क्लिनिकल फीचर्स, इन यूनिलैटरल केस और बायलैटरल केस ऑलमोस्ट सेम ही होता है। यूनिलैटरल में एक ही साइड फीचर्स प्रेजेंट होते हैं, बायलैटरल में दोनों साइड। अब कंजेनिटल पीयूज ऑब्स्ट्रक्शन कैलकुलस मोस्ट कॉमन कॉज, मेल टू फीमेल रेशियो 2:1, मेल्स में ज़्यादा होता है। राइट किडनी इज मोर अफेक्टेड देन लेफ्ट। फिर डल एकिंग पेन होगा, जो मार्क कर रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट। डल एकिंग पेन कहाँ पे, लॉइन रीजन में, विथ ड्रैगिंग सेंसेशन एंड हैवीनेस, हमें रीनल एरिया में हैवीनेस फील होगी, प्लस डल एकिंग लोइन पेन। फिर मास इन द लोइन, ओके, हम अगर पालपेट करेंगे तो हमें मास फील होगा विच विल बी स्मूथ, मोबाइल एंड बेलोटेबल। बेलोटेबल मतलब ऐसा पाल्पेबल मास विच फ्लोट्स, अगर हम उसको कंप्रेस करेंगे तो वो अंदर चला जाएगा। इन शॉर्ट ये होता है बेलोटेबल, फ्लोटिंग पाल्पेबल मास। फिर इट मूव्स विथ रेस्पिरेशन, फिर अगर हम परकसन करेंगे तो हमें डलनेस दिखेगी इन द रीनल एंगल। फिर एक क्राइसिस है विच इज डाइल्स क्राइसिस या डिल्ट्स क्राइसिस, DIETLS क्राइसिस। इसमें क्या होता है, सपोज हमें हाइड्रोनेफ्रोसिस है तो कंजेनिटल पीयूज ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से है, तो यहाँ पे यूरिन एक्यूमुलेट हुआ, उसकी वजह से रीनल कॉलिक पेन होगा हमें, ये डल एकिंग लोइन पेन। फिर अगर हम यूरिन पास करेंगे तो वो स्वेलिंग होती है वो कम हो जाएगी, तो उसकी वजह से हमें हमारा पेन वो रिलीफ होगा, तो थोड़ी देर के लिए रिलीफ हो जाएगा। फिर जैसे यूरिन वापस एक्यूमुलेट होगा वैसे ही पेन बढ़ता जाएगा, फिर जैसे यूरिन पास करेंगे पेन कम होगा, फिर बढ़ेगा कम होगा, ऐसे होता है। तो इसको बोलते हैं डाइल्स क्राइसिस। तो ये भी देखने को मिलता है हमें इन हाइड्रोनेफ्रोसिस, डाइल्स क्राइसिस। फिर साथ में ये हो गया थर्ड। फिर डिस्यूरिया, हीमेटूरिया, अगर इन्फेक्टेड है तो फीवर, टेंडरनेस इन रीनल एंगल। ओके, जब हम वाटर इंटेक लेंगे तब पेन
बढ़ जाएगा क्योंकि यूरिन प्रोडक्शन बढ़ेगा ऑब्वियसली इसकी वजह से। तो ये क्लिनिकल फीचर्स। ओके, बायलेटरल केसेस में भी सेम ही है, लो इन पेन, फिर मास, अटैक्स ऑफ रीनल कॉलिक, एडिमा, ओलिगोरिया, हिकअप। ओके, अगर रीनल फेलियर हुआ है तो ये दिस द इमेज ऑफ ये नॉर्मल किडनी और ये हाइड्रोनेफ्रोसिस वाली। सॉरी, ये नॉर्मल किडनी नहीं है, ये दोनों दे बोथ आर हाइड्रोनेफ्रोसिस, लेकिन इसमें जो रीनल पेल्विस है उसका डायलेशन विद इन द किडनी हुआ है, तो इट इज़ अ इंट्रा रीनल हाइड्रोनेफ्रोसिस। और इसमें किडनी के बाहर जो पेल्विस होती है उसमें डायलेटेशन है, तो इट इज़ एक्स्ट्रा रीनल हाइड्रोनेफ्रोसिस। फिर ये CT स्कैन इमेजेस है, यहाँ पर देख सकते हो ये किडनी है, यहाँ पेल्विस होगा, पेल्विस का एसेप्टिक डायलेटेशन हुआ है ऑफ रीनल पेल्विस विच इज़ एक्स्ट्रा रीनल डायलेटेशन। फिर यहाँ पे भी ये किडनी है, यहाँ पेल्विस होगा उसका डायलेटेशन, ये किडनी के यहाँ पे पेल्विस का डायलेटेशन है, ऑल दिस आर एक्स्ट्रा रीनल डायलेटेशन। ओके, ये कॉम्प्लिकेशंस है, पायोनेफ्रोसिस, पेरिनेफ्रिक एब्सेस और रीनल फेलियर इन बायलेटरल केस, ये याद रखना है। फिर इन्वेस्टिगेशंस में हम सिंपली किडनी के जो इन्वेस्टिगेशन होता है, ब्लड यूरिया, सीरम क्रिएटिनिन, यूरिन फॉर माइक्रोस्कोपी, जिसमें हम देखेंगे कि अगर कोई स्लफ्ड पैपिले तो नहीं है इन यूरिन। फिर अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, ठीक है, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। इसकी इमेज में अभी आपको दिखा रहा हूँ, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। इसमें हमें एक्स्ट्रा रीनल या इंट्रारीनल पेल्विस है वो पता चलेगा, थिकनेस ऑफ पैरेन्काइमा, साइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एंड कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ये सब पता चलेगा ऑन अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन। फिर इंट्रावीनस यूरोग्राम, कि इंट्रावीनस यूरोग्राम, इसमें हमें जो कैलिक्स होती है उसकी शेप पता चलेगी, एज वेल एज किडनी फंक्शनिंग है कि नहीं है वो भी पता चलेगी। नॉर्मल कैलिक्स इज कप शेप्ड, फिर फ्लैटन, क्लब शेप्ड, इवेंचुअली ब्रॉडन्ड इन हाइड्रोनेफ्रोसिस। ओके, इंट्रावीनस यूरोग्राम। फिर है CT स्कैन, CT स्कैन का इमेज अभी आपको दिखा दिया मैंने, ये वाला था, ये CT स्कैन इमेज है। फिर है आइसोटोप रीनोग्राफी। आइसोटोप रीनोग्राफी इट इज़ यूज टू स्टडी द फंक्शन ऑफ द किडनी। और आइसोटोप रीनोग्राफी का एग्जाम्पल है DTPA स्कैन। ओके, सो दिस आर द अल्ट्रासाउंड इमेजेस ऑफ द हाइड्रोनेफ्रोसिस। ये नॉर्मल किडनी ऐसे दिखेगी हमें, ये ब्लैक कलर क्या डिनोट करता है, फ्लूइड। तो इसमें कितना कम है, जैसे जैसे डायलेटेशन होता जाएगा वैसे ब्लैक कलर बढ़ता जाएगा। ये किडनी है और यहाँ पे देखो यूरिन एक्यूमुलेट हो रहा है और पेल्विस का डायलेटेशन हो रहा है। जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ेंगे ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस वैसे वैसे डायलेटेशन भी बढ़ता जाएगा। तो ये अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन। फिर ये CT स्कैन इमेज, इसमें बायलैटरल हाइड्रोनेफ्रोसिस है, ये सपोज ये हमारी किडनी है, यहाँ पे एक्स्ट्रा रीनल पेल्विस का डायलेटेशन हुआ है दोनों में, ये किडनी, ये पेल्विस डायलेटेशन, ये किडनी, ये पेल्विस डायलेटेशन। ये दूसरी इमेज है, किडनी, एक्स्ट्रा रीनल पेल्विस डायलेटेशन। ये भी ये किडनी, ये इसमें इंट्रा रीनल पेल्विस डायलेटेशन है ज़्यादा। तो ये थे हाइड्रोनेफ्रोसिस के इमेजेस। अब देखते हैं ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट इट इज़ मोस्टली कंजर्वेटिव। ओके, लास्ट रिजॉर्ट है नेफ्रेक्टोमी, लेकिन ये तभी यूज़ करता है जब किडनी रीनल फेलियर हो चुका हो या फिर जो डिसीज़ है वो प्रोग्रेस करती जा रही है डिस्पाइट ऑफ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। तो हम नेफ्रेक्टोमी करेंगे कब, वो देख लेते हैं पहले। तो हमने जो अभी आइसोटोप रीनोग्राफी बोली थी, विच इज़ यूज टू स्टडी द फंक्शन ऑफ किडनी, रीनल आइसोटोप स्कैन बोल सकते हो। इसमें DMSA स्कैन है और एक DTPA और MEG3 स्कैन है। हमने अभी DTPA स्कैन एग्जाम्पल देखा था। तो इनमें से कोई भी स्कैन से हम रीनल फंक्शन स्टडी कर सकते हैं, रीनल जो किडनी फंक्शनिंग है कि नहीं है। तो हम MEG3 स्कैन करेंगे। MEG3 स्कैन हमें टोटल GFR प्लस डिफरेंशियल GFR दिखा था। डिफरेंशियल GFR मतलब दोनों किडनी का अलग अलग GFR। तो सपोज हाइड्रोनेफ्रोटिक किडनी है और MEG3 स्कैन हमने किया, उसमें अगर मोर देन 20% GFR है तो हम किडनी को सेव करेंगे, मतलब नेफ्रेक्टोमी नहीं करेंगे, जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट वो हम देंगे अगर मोर देन 20% GFR हुआ तो। लेकिन अगर 10 to 20% GFR हुआ तो हम क्या करेंगे, नेफ्रोस्टोमी करेंगे इनिशियली। तो नेफ्रोस्टोमी मतलब हम एक दूसरी ओपनिंग बनाएंगे ताकि यूरिन ड्रेन हो सके, तो नेफ्रोस्टोमी करेंगे इनिशियली। फिर अगर फंक्शन इंप्रूव हुआ तो फिर हम सेव द किडनी, अगर इंप्रूव नहीं हुआ तो फिर लास्ट में नेफ्रेक्टोमी, और अगर लेस देन 10% GFR है तो फिर नेफ्रेक्टोमी। तो ये अप्रोच थी ऑफ मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रोनेफ्रोसिस। ओके, MEG3 स्कैन मोस्ट कॉमनली यूज्ड, मोर देन 20% GFR सेव द किडनी, 10 to 20% GFR इनिशियली डू नेफ्रोस्टोमी, अगर फंक्शन इंप्रूव होता है तो सेव द किडनी, अगर नहीं होता तो नेफ्रेक्टोमी, अगर लेस देन 10% GFR है तो नेफ्रेक्टोमी। ओके, सबसे पहले मैनेजमेंट में करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज, स्टोन, कंजेनिटल एनोमली, एबेरेंट रीनल वेसल्स, स्ट्रक्चर, BPH, यूरिथ्रल वाल्व। ओके, ट्रीट द कॉज।
फिर है एंडरसन हाइनिस ऑपरेशन। ओके, यहाँ नाम याद रखना, एंडरसन हाइनिस ऑपरेशन। इसमें हम क्या करेंगे, सपोज ये हाइड्रोनेफ्रोज है, यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन था, ये पेल्विस डायलेट हो गई, तो हम डायलेटेड पेल्विस का पार्ट वो रिमूव करेंगे, प्लस जो ऑब्स्ट्रक्टेड पार्ट था उससे भी रिमूव करेंगे। तो इतना पार्ट हम रिमूव कर देंगे और बाद में फिर इसको एनास्टोमोस कर देंगे, यूरेटर को पेल्विस जो कट एंड ऑफ द पेल्विस है उसके साथ एनास्टोमोस कर देंगे। तो ये था एंडरसन हाइनिस ऑपरेशन। ओके, ये हम करते हैं कंजेनिटल पीयूजी ऑब्स्ट्रक्शन हो तब। एंडरसन हाइनिस ऑपरेशन, न्यू पेल्विस इज क्रिएटेड एंड कट एंड ऑफ द पेल्विस इज एनास्टोमोस टू द यूरेटर। थर्ड है डेविस टी ट्यूब यूरेट्रोस्टोमी। इसमें भी हम एक एक्सटर्नल ओपनिंग बनाते हैं इन द यूरेटर ताकि यूरिन ड्रेन हो जाए। हम यहाँ पे एक ट्यूब पास करते हैं ताकि ये वाला पार्ट बाईपास हो जाए और यूरिन यहाँ से ही ड्रेन हो जाए। फिर है फॉलिस वी वाई प्लास्टी। ये सेम है लाइक एंडरसन हाइनिस ऑपरेशन। इसमें हम ये वाले पार्ट को रिमूव नहीं करते हैं, सिर्फ यहाँ पे इंसिजन देके जो एक्यूमुलेटेड यूरिन था उसे ड्रेन कर लेंगे और जो ऑब्स्ट्रक्शन था उसे हम निकाल देंगे, लेकिन इतने पार्ट को हम रिमूव नहीं करेंगे जैसा एंडरसन हाइनिस ऑपरेशन में कर देते। इसलिए इसका नाम था डिसमेंबर्ड पाइलोप्लास्टी। मतलब जो पेल्विस का ये जो मेंबर होता है, पेल्विस कैलेशियल सिस्टम, उसे ही हम रिमूव करेंगे डिसमेंबर्ड, जबकि ये नॉन डिसमेंबर्ड, इसमें हम पार्ट को रिमूव नहीं करेंगे, सिर्फ उसे ड्रेन कर लेंगे और अकॉर्डिंगली ट्रीट करेंगे। फॉलिस वी वाई प्लास्टी। फिर हमने पहले ही देखा बायोलेटरल नेफ्रोस्टोमी करेंगे, हीमोडायलिसिस, फिर है नेफ्रेक्टोमी और लास्ट में रीनल ट्रांसप्लांटेशन। फिर ये दूसरी ट्रीटमेंट ऑप्शन है लाइक लेप्रोस्कोपिक और रेट्रोपेरिटोनियोस्कोपिक पाइलोप्लास्टी, एंडोस्कोपिक पाइलोलाइसिस। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन मैंने जो अभी जो अप्रोच बताई थी वो है फिर ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज, फिर एंडरसन हाइनिस ऑपरेशन, फिर टी ट्यूब यूरेट्रोस्टोमी, फिर है नॉन डिसमेंबर्ड पाइलोप्लास्टिस, फिर नेफ्रोस्टोमी और नेफ्रेक्टोमी और लास्ट में रीनल ट्रांसप्लांटेशन। ये था पूरा हाइड्रोनेफ्रोसिस के बारे में। ओके, अब देखेंगे विल्म्स ट्यूमर या फिर नेफ्रोब्लास्टोमा के बारे में। तो विल्म्स ट्यूमर इट इज़ अ पीडियाट्रिक एज ग्रुप ट्यूमर। इट इज़ अ पीडियाट्रिक एज ग्रुप ट्यूमर। इट अराइजेस फ्रॉम एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू। ओके, पहला पॉइंट, इट इज़ अ पीडियाट्रिक एज ग्रुप ट्यूमर। फिर उसके बाद दूसरा, इट अराइजेस फ्रॉम एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू। इट कंटेन्स एपिथेलियल एंड कनेक्टिव टिश्यू एलिमेंट्स। अब इसकी लोकेशन कहाँ पे होगी? इधर वन ऑफ द पोल्स ऑफ द किडनी, या तो अपर पोल या फिर लोअर पोल ऑफ द किडनी में। 5% केसेस में इट इज़ बायलैटरल। इट इज़ कॉमन इन फर्स्ट 4 years ऑफ लाइफ। इट इज़ द मोस्ट कॉमन पीडियाट्रिक रीनल मैलिग्नेंसी। ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद पैथोलॉजी में ग्रोस और माइक्रोस्कोपिक। तो ग्रोस में अपीयरेंस का इट इज़ अ स्मूथ सॉफ्ट फ्लैशी पिंकिश वाइट इन कलर विथ हेमरेजिक एरियाज। ओके, स्मूथ एंड सॉफ्ट, साथ में लोब्यूलर होगा। इट इज़ अ लोब्यूलर ट्यूमर। फिर माइक्रोस्कोपिकली में अपीयरेंस इसका हमें प्रिमिटिव ग्लोमेरुलाई दिखेंगे, प्रिमिटिव ट्यूब्यूल्स दिखेंगे, फिर एपिथेलियल कनेक्टिव टिश्यू सेल्स दिखेंगे। फिर इसका हिस्टोलॉजिकल टाइप्स इतने इंपॉर्टेंट। फिर इसका स्प्रेड मेनली थ्रू ब्लड्स। मोस्ट कॉमन साइट इज लंग्स। ओके, मोस्ट कॉमन साइट इज लंग। फिर लिवर एंड रेयरली टू बोन्स। और जो लिम्फ नोड के वाया भी ये स्प्रेड हो सकता है, और लिम्फ नोड इन्वॉल्व विच इज पैरा आयोटिक लिम्फ नोड। इंसिडेंस इक्वल इन बोथ सेक्स। फिर इसके फीचर्स में हमें एक ट्रायड देखने को मिलता है विच इज मास, फीवर एंड हिमेटूरिया। इसमें हमें एक्सटर्नली पाल्पेबल मास प्रेजेंट होगा इन विल्म्स ट्यूमर, तो इसलिए हमें मास, फिर फीवर और फिर हिमेटूरिया ये देखने को मिलता है। फिर मास एब्डोमेन इट इज़ द कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन। ओके, हमने अभी देखा स्मूथ मोबाइल लोब्यूलर लोकेटेड इन लोइन रीजन में प्रेजेंट होगा। फिर इट मूव्स विथ रेस्पिरेशन। तो एक ये पॉइंट हो गया, इट मूव्स विथ रेस्पिरेशन। इट इज़ बाय मैन्युअली पाल्पेबल। इट इज़ बैलोटेबल मतलब फ्लोटिंग पाल्पेबल मास। अगर हम कंप्रेस करेंगे तो वो अंदर चला जाएगा। फिर इट डज नॉट क्रॉसेस मिड लाइन। ओके, इट डज नॉट क्रॉसेस मिड लाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक मूव्स विथ रेस्पिरेशन, बाय मैन्युअली पाल्पेबल, बैलोटेबल मास, इट डज नॉट क्रॉस द मिड लाइन मोस्टली। फिर हमें डलनेस देखने को मिलेगी, इंटररीनल एंगल एरिया वो सब। फिर इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस मोस्ट कॉमन है वो है एड्रिनल न्यूरोब्लास्टोमा। इसको डिफ्रेंशिएट ऐसे करेंगे, इट इज़ अ नोबी एंड नोड्यूलर मास। ये लोब्यूलर था और ये नोड्यूलर मास। इट डज नॉट मूव्स विद रेस्पिरेशन। विल्म्स ट्यूमर मूव्स विद रेस्पिरेशन। इट क्रॉसेस द मिड लाइन। विल्म्स ट्यूमर डज नॉट क्रॉस द मिड लाइन। ये हो गया एक पहला फीचर्स का, मास एब्डोमेन। फिर फीवर अगर ड्यू टू ट्यूमर नेक्रोसिस, हिमेचूरिया, hypertension in 25% cases. फिर in 12% cases it is associated with other congenital anomalies like
वैगर सिंड्रोम, बैकविथ सिंड्रोम, ग्लोकोमा, एनाइरिडिया, ये सब। फिर है स्टेजिंग ऑफ विल्म्स ट्यूमर, इसमें 5 स्टेज में डिवाइड है, 1 2 3 4 5। फर्स्ट इज डिसीज इज कन्फाइंड टू किडनी एंड कम्प्लीटली रिसेक्टेबल। सेकेंड स्टेज इज ट्यूमर एक्सिड्स बियॉन्ड किडनी बट स्टिल इट कैन बी एक्साइज्ड कम्प्लीटली, lymph node are not involved. Third is disease tumor extend beyond kidney with positive lymph node. with जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे तो कोई भी lymph node प्रेजेंट है तो उसकी वजह से मेटास्टेसिस प्रेजेंट हो सकता है। रेसिडुअल डिसीज प्रेजेंट आफ्टर रिसेक्शन विथ पॉजिटिव lymph node. फोर्थ है ब्लड बॉर्न मेटास्टेसिस, मतलब मेटास्टेसिस हो गया है इनटू अदर साइट्स, मोस्ट कॉमन इज लंग। फिर बायलैटरल डिसीज, ये स्टेज 5। तो ये 5 स्टेज हो गए। सबसे पहले डिसीज कन्फाइंड टू किडनी, सेकंड में डिसीज एक्सटेंड बियॉन्ड किडनी विथ नेगेटिव lymph node, थर्ड इज रेसिडुअल डिसीज प्रेजेंट आफ्टर एक्सिजन विथ पॉजिटिव lymph node, फोर्थ इज ब्लड बॉर्न मेटास्टेसिस, लास्ट इज बायलैटरल डिसीज। इन्वेस्टिगेशन में मोस्ट कॉमन इज अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, CT स्कैन, रीनल एंजियोग्राफी। लेकिन जो रूटीनली करते हैं वो है एक एक्सरे एब्डोमेन, ओके, एक एक्सरे एब्डोमेन, दूसरा है CECT। एक्सरे एब्डोमेन में हमें एक्शेल अपीयरेंस दिखेगा और CECT में हमें पेरिफेरल कैल्सिफिकेशन दिखेगा विच इज़ डायग्नोस्टिक। ओके, हमें एक्शेल अपीयरेंस ऑन एक्सरे एब्डोमेन और पेरिफेरल कैल्सिफिकेशन ऑन CECT, इट इज़ डायग्नोस्टिक। फिर MRI ये भी कर सकते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस इतने हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एड्रिनल न्यूरोब्लास्टोमा। मैनेजमेंट इसकी नेफ्रेक्टोमी, कि ये अपर पोल या फिर लोअर पोल इन्वॉल्व हो सकता है। अगर लोअर पोल इन्वॉल्व हुआ तो उतने पार्ट को हम रिमूव कर लेंगे, पार्शियल नेफ्रेक्टोमी बोलते हैं उसको, पार्शियल नेफ्रेक्टोमी प्लस पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी। ओके, ये इन केस ऑफ यूनिलैटरल ट्यूमर्स। अगर बायलैटरल केसेस है तो बायलैटरल पार्शियल नेफ्रेक्टोमी या फिर टोटल नेफ्रेक्टोमी ऑन वन साइड एंड पार्शियल नेफ्रेक्टोमी ऑन द अदर साइड। पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी तो होगी दोनों में। फिर इसकी मैनेजमेंट की अप्रोच है, 2 टाइप की अप्रोच है। सबसे पहले हम सर्जरी करेंगे, फिर कीमो देंगे और फिर रेडियोथेरेपी देंगे। दूसरी अप्रोच है हम पहले कीमोथेरेपी देंगे, फिर सर्जरी करेंगे और फिर रेडियोथेरेपी देंगे। तो दोनों लिख सकते हो एग्जाम में, दोनों में से कोई भी। तो कीमोथेरेपी में हम कौन से ड्रग यूज़ करेंगे? एक्टिनोमाइसिन, विंक्रिस्टिन एंड डॉक्सोरूबिसिन। ओके, रेडियोथेरेपी हमेशा लास्ट में, पहले हम सर्जरी कर सकते हैं, फिर कीमो और फिर रेडियोथेरेपी, या तो फिर पहले कीमो फिर सर्जरी और फिर रेडियोथेरेपी। कीमोथेरेपी में एक्टिनोमाइसिन डी, विंक्रिस्टिन एंड डॉक्सोरूबिसिन। प्रोग्नोसिस 5 year सर्वाइवल रेट इज 80%। इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर्स में डिपेंड ऑन एज, बायलैटरलिटी, साइज ऑफ ट्यूमर, स्प्रेड ऑफ ट्यूमर, प्रेजेंस ऑफ इम्यूनिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हिस्टोलॉजिकल टाइप जो हमने देखे थे, सिस्टिक नेफ्रोमा, मीजोब्लास्टिक नेफ्रोमा, नेफ्रोब्लास्टोमा, डिपेंड ऑन हिस्टोलॉजी टाइप। तो ये था विम्स ट्यूमर के बारे में। पीडियाट्रिक एज ग्रुप ट्यूमर है। ओके, कोई भी पोल्स में पोल्स को इन्वॉल्व करता है, अपर या लोअर पोल। लोब्यूलर होता है, मूव्स विद रेस्पिरेशन, बैलोटेबल, पाल्पेबल ऑन बाइमैन्युअली पाल्पेबल, डज नॉट क्रॉस द मिड लाइन। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डज नॉट क्रॉस द मिड लाइन। और ट्रायड कौन सा था? फीवर, हिमेटूरिया एंड मास इन एब्डोमेन। मास एब्डोमेन इज द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन। इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे एब्डोमेन में हमें एक्शेल अपीयरेंस, CT में पेरिफेरल कैल्सिफिकेशन। दूसरे थे US एब्डोमेन, IVU, रीनल एंजियोग्राफी, MRI। मैनेजमेंट में नेफ्रेक्टोमी और पोस्ट ऑपरेटिव रेडियोथेरेपी में कीमोथेरेपी के ड्रग्स एक्टिनोमाइसिन डी, विंक्रिस्टिन एंड डॉक्सोरूबिसिन। फिर ये प्रोग्नोस्टिक फैक्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हिस्टोलॉजी टाइप। ये था पूरा विल्म्स ट्यूमर।